Assalamu alaikum. My name is Ruxana and today I am going to discuss immunization and vaccination और उसके साथ साथ हम देखेंगे यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 6 का ये लेक्चर नंबर 5 है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होती है। Vaccination actually the process of introducing a vaccine into the body that provide immunity to a specific disease, यानी किसी भी खास किस्म के डिसीज के लिए बॉडी को तैयार करना कि वो उससे फाइट कर सके, जो भी जर्म आ रहे हैं या जो भी बैक्टीरिया वगैरह का अटैक आ रहा है उसके लिए बॉडी तैयार रह सके। तो उस किस्म की तैयारी के लिए बॉडी को एक खास किस्म का केमिकल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसे हम कहते हैं वैक्सीन। तो बॉडी को के अंदर वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है और बॉडी तैयार हो जाती है या बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, यानी बीमारी से लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाती है खास किस्म की बीमारी से। मिसाल के तौर पर बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, तो अब उन बच्चों में पोलियो की बीमारी से लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाती है। बीमारी से लड़ने की सलाहियत को सिंपली हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो वैक्सीन क्या है? एक ऐसा तरीका है, वैक्सीनेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें बॉडी के अंदर वैक्सीन अप्लाई की जाती है और उस वैक्सीन की वजह से बॉडी में बीमारी से लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाती है। उर्दू वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें एक वैक्सीन मुतारिफ करवाने का अमल जो एक मखसूस बीमारी से इस्तिस्ना पैदा कर दे उसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन देख लेते हैं। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है? A process by which a person is protected from a disease through vaccination, यानी एक ऐसा अमल जिसमें बॉडी के अंदर वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवा दी गई और वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाने के बाद बॉडी में उस खास किस्म की बीमारी से लड़ने की सलाहियत पैदा हो गई। तो अब इस अमल को हम कहेंगे इम्यूनाइजेशन, यानी इम्यूनिटी क्रिएट हो गई तो कहलाएगा वो प्रोसेस इम्यूनाइजेशन। सिंपली अगर हम कहें तो क्रिएशन ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। उर्दू में देख लीजिए, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इम्यूनाइजेशन एक ऐसा अमल जिसके जरिए कोई शख्स वैक्सीनेशन के जरिए किसी बीमारी से महफूज हो जाता है, यानी वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवा दी जाए और पर्सन बीमारी से महफूज हो जाए तो उसे हम कहेंगे इम्यूनाइजेशन। अब एंटीबायोटिक्स को देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स एक्चुअली ड्रग्स का या केमिकल्स का या दवाइयों का एक ऐसा ग्रुप होती हैं जो डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस के लिए यूज होती हैं, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, याद रखिएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होती हैं। वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स यूज नहीं होती, वायरल इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन्स यूज होती हैं। एंटीबायोटिक्स आल्सो कॉल्ड एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल। देखा आपने यहाँ पर एंटीवायरल का वर्ड नहीं है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज होंगी। दूसरे माइक्रोब्स वगैरह का, जो भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं बॉडी पर अटैक करते हैं, उनका इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स यूज होंगी। ठीक है, तो ये एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीमाइक्रोबियल भी कहलाती हैं। एंटीबायोटिक्स कैन बी टेकन बाय माउथ। अब किस तरह से ले सकते हैं हम एंटीबायोटिक्स को? मुंह के जरिए ले सकते हैं, यानी ओरल कैविटी में डाल सकते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर। आया लिक्विड यानी सिरप की फॉर्म में ले सकते हैं, टैबलेट की फॉर्म में ले सकते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में ले सकते हैं और उसके अलावा एंटीबायोटिक्स कैन बी गिवन बाय इंजेक्शन और इंजेक्शन के थ्रू आप एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। उर्दू में देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स अद्वियात का एक ग्रुप है जो इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो वायरस के अलावा। एंटीबायोटिक्स को बाज़ औकात एंटीबैक्टीरियल या एंटीमाइक्रोबियल कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स मुंह के जरिए मायात यानी सिरप की शक्ल में, गोलियों की शक्ल में या कैप्सूल की तौर पर ली जा सकती हैं या वो इंजेक्शन के जरिए भी दी जा सकती हैं। किसी भी फॉर्म में एंटीबायोटिक्स यूज की जा सकती है। एंटीबायोटिक्स के यूजेस देख लेते हैं, क्या क्या है एंटीबायोटिक्स के यूजेस। तो यहाँ पर देखिए ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में यूज होती है एंटीबायोटिक्स।
उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, यानी उनका जो असर है वो काफी दूर तक जाता है, काफी ज्यादा बीमारियों के लिए या इन्फेक्शंस के लिए यूज हो सकती है, बैक्टीरिया के, माइक्रोब्स के डिफरेंट इन्फेक्शन में यूज हो सकती हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। सो आ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कैन ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन, डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन पर यूज हो सकती है। इस किस्म की मरहम वगैरह, ट्यूब्स वगैरह घरों पर अक्सर रखी होती हैं, पॉलीफेक्स लाइक के किसी भी किस्म का कोई दाना या जख्म वगैरह हो उसके ऊपर लगा लेते हैं तो असर दिखा देती हैं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। वेयरएज a narrow spectrum antibiotics is only effective against a specific type of bacteria, जबकि जो नैरो स्पेक्ट्रम होती है वो किसी खास किस्म के बैक्टीरिया के लिए यूज होती है, वो वही डॉक्टर सजेस्ट करेंगे जो उसका टेस्ट करवा लेंगे, टेस्ट के अंदर बैक्टीरिया का नाम आ जाएगा कि इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के लिए वो एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करेगा डॉक्टर। ये एंटीबायोटिक्स हर किस्म के इन्फेक्शन पर असर नहीं करती है। ओके, तो मजीद यूजेस देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स यूज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी यूज होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, लाइक जैसे एनिमल्स पर कोई ऑर्गेनिजम्स अगर अटैक करें उन पर भी यूज की जा सकती है, प्लांट्स पर अगर कोई ऑर्गेनिजम्स अटैक कर रहे हैं वहां भी यूज की जा सकती है। उसके अलावा जानवरों की खुराक में मिलाकर उन्हें दी जाती है ताकि उनके दूध पैदा करने की सलाहियत भी बढ़े, जानवरों को दी जाती है तो वो दूध ज्यादा मिकदार में पैदा करते हैं, उसके अलावा उनकी ग्रोथ अच्छी होती है तो उनका गोश्त जो मांस होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह जो बेचने वाले हैं, व्यापारी हजरात हैं, उनको पैसे अच्छे मिल जाते हैं इस किस्म की, लेकिन ये समटाइम नुकसान भी दे जाती हैं। आगे हम देखते हैं इनके नुकसानात क्या होते हैं। उर्दू में देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल क्या है जनाब। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने में इस्तेमाल होती हैं। वसी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन का इलाज कर सकती हैं। उसके अलावा तंग स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मखसूस किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ सिर्फ मौसर हैं, यानी सिर्फ मखसूस किस्म के बैक्टीरिया का जिसके लिए वो बनी होगी उसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का इलाज करेगी। ज़राअत में एंटीबायोटिक्स मुख्तलिफ हयातियात को हलाक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी डिफरेंट किस्म के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, हयातियात कह रही हूँ मैं यहाँ पर, यानी नॉन लिविंग का जिक्र नहीं कर रही हूँ, हयातियात को हलाक करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनको जानवरों के खाने या चारे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो अपनी नशोनुमा को फरोग दे सके, ताकि उनकी नशोनुमा अच्छी हो, वो अच्छे से अच्छा दूध पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा गोश्त उनके अंदर बने ताकि उनकी कीमत बढ़े। मिसयूजेस देख लेते। मिसयूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, मोर रेजिस्टेंट इज डेवलप्ड इन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब हम एंटीबायोटिक्स उनके अगेंस्ट यूज करते हैं तो जो एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है इसी तरह उनकी बॉडी भी उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है और देन वो मोर रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जैसे हम मोर रेजिस्टेंस हो जाते हैं इसी तरह वो भी मोर रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो जो शख्स भी एंटीबायोटिक्स ले रहा हो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर दोबारा उस पर अटैक करेगा तो अब वो ज्यादा ताकत के साथ अटैक करेगा, तो अब उस शख्स के डॉक्टर को भी उससे ज्यादा पावर की एंटीबायोटिक्स या उससे ज्यादा खतरनाक एंटीबायोटिक्स उसके लिए सजेस्ट करनी पड़ेगी। अब जब एंटीबायोटिक्स खतरनाक से खतरनाक होती जाएगी तो वो सिर्फ बैक्टीरिया पर ही अटैक नहीं करेगी बल्कि वो इंसान के अपने मेटाबॉलिज्म पर भी अटैक कर सकती है, उसके साथ भी रिएक्ट कर सकती है। तो रिएक्ट विद ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, यानी उसकी किडनी पर असर डाल सकती है, उसके लिवर पर असर डाल सकती है, उसकी आंखों पर, कानों पर, बालों पर, किसी चीज पर भी असर डाल सकती है वो एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है? एलर्जी पैदा कर लेती है। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिनसे
इंसान को एलर्जी होती है। अब अगर उस किस्म के केमिकल्स यानी उस ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स तैयार की गई है जिससे इंसान को एलर्जी है, तो उसे उस एंटीबायोटिक से भी एलर्जी हो जाएगी। सपोज एक एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक्स है। कुछ लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है तो उन्हें एंटीबायोटिक्स नहीं दी जा सकती। इसीलिए कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स या दवा लेने के लिए किसी काबिल डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी ऐसे वैसे डॉक्टर के पास नहीं चले जाएं। ऐसे वैसे से मेरी मुराद है कि ऐसे डॉक्टर्स जिन्हें एंटीबायोटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो तो वो गलत एंटीबायोटिक्स सजेस्ट कर दें। इसीलिए मतलब ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएं जो आपके भरोसे के डॉक्टर हो और अच्छी अगर आपको दवा सजेस्ट कर रहे हैं तो कोई ऐसी दवा सजेस्ट ना कर दें जो आपकी बॉडी के साथ उसका कॉम्बिनेशन ना बनता हो, कोई एलर्जी पैदा हो जाए आपकी बॉडी में। अच्छा जी, नेक्स्ट डायरिया, यानी कुछ लोग वही एलर्जी की फॉर्म में डायरिया हो जाएगा। एलर्जी है नोजिया भी, यानी कि अगर दवा ले रहे हैं, देखा होगा कुछ लोगों को, आप मरीजों को, कि वो दवा लेते हैं तो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, उसके अलावा वॉमिटिंग होने लगती है। अच्छा, वो एक बहुत ही बड़ी जो साइड इफेक्ट या एलर्जी है वो ये है कि स्किन पर रैशेज बन जाते हैं। कोई दवा खाई और फौरी स्किन पर रैशेज या छोटे छोटे दाने अपीयर हो गए तो इट मीन्स कि उस एंटीबायोटिक्स का मिसयूज हो गया है या वो आपके ऊपर साइड इफेक्ट दे रही है। उसे फौरी बंद करके अपने डॉक्टर के पास दोबारा जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि ऐसे से ऐसा हो गया है। उसके अलावा स्टमक अपसेट हो जाता है और प्रोलॉन्ग यूज यानी लंबे अरसे तक के लिए, इसलिए डॉक्टर हजरात ये कहते हैं अक्सर डॉक्टर कि इसको सिर्फ आपने 3 कैप्सूल लेनी है या 2 कैप्सूल लेने हैं। सम टाइम मरीज की अपनी गलती होती है कि वो डॉक्टर से कंसर्न ही नहीं करता। एक बार डॉक्टर लिख कर दे देता है, डॉक्टर तो लिख कर देता है 2 कैप्सूल या 3 कैप्सूल, उस डॉक्टर को पता होता है कि ये 3 ही लेने हैं, लेकिन मरीज को घर आकर उससे फायदा होता है, वो 3 की पर्ची लेकर उससे 300 कैप्सूल खा लेता है, तो वो प्रोलॉन्ग यूज हो जाता है। फिर उससे उसे साइड इफेक्ट होंगे प्रोलॉन्ग यूज की वजह से। उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, मरीज की अपनी गलती है। फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ओरल कैविटी का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, विजाइना के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट्स जो है ये प्रोलॉन्ग यूज की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट है समटाइम ऑब्जर्व साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स इंक्लूड। अच्छा, सम टाइम्स होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, ये नहीं है कि अब एंटीबायोटिक्स कोई लेगा ही नहीं, लेकिन सम टाइम किसी एंटीबायोटिक्स की वजह से, किसी खास एंटीबायोटिक्स की वजह से गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन हो सकती है। उसके अलावा खून एबनॉर्मली तौर पर जम सकता है जिससे डेथ हो सकती है। अच्छा, सनलाइट से सेंसिटिव हो सकता है बंदा, कि अगर सनलाइट में जाता है तो उसको प्रॉब्लम होती हो, स्किन पर रैशेज वगैरह हो जाते हैं। उसके अलावा खून की मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं और बहरेपन की बीमारी भी हो सकती है। उर्दू में भी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एलर्जी, इसहाल, मतली, उल्टी और उसके अलावा जल्दी बीमारियां हो सकती हैं। पेट खराब हो सकता है, तवील इस्तेमाल की वजह से मुंह का इन्फेक्शन हो सकता है, हाजमे का निजाम खराब हो सकता है, इंतहामी नहानी का इन्फेक्शन हो सकता है, यानी विजाइनल इन्फेक्शन की बात हो रही है, थोड़ा मुश्किल सा वर्ड है ये। एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा गुर्दे की पथरी हो सकती है। ये मैंने कहा कि ये कभी कभी होता है, किसी खास किस्म की एंटीबायोटिक्स की वजह से, किसी खास बंदे में, हर शख्स में नहीं होता। कभी कभी ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। गुर्दे की पथरी बन जाती है, गैर मामूली तौर पर खून जम सकता है, सूरज की रोशनी के लिए हसासियत पैदा हो सकती है, खून में कोई खराबी हो सकती है और बहरापन हो सकता है। ये थोड़े से एंटीबायोटिक्स के यूजेस एंड मिस यूजेस हमने देखे इंटरमीडिएट क्लास के लिहाज से। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।